हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सी प्लस का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सी प्लस प्लस से रिलेटेड पूरी थ्योरी आज हम वीडियो में कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट कर देंगे। आज कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो मैं क्लियर कर दूंगा। आपको उन कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी सी प्लस प्लस के अंदर। अगर हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकूं। तो सी प्लस प्लस क्या है, हम इसका क्यों यूज़ करें, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भला सी प्लस प्लस है क्या चीज़ और ये हम यूज़ क्यों करें। तो देखो, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जिससे हम कोई प्रोग्राम लिख सकें और वो प्रोग्राम हमारा कंप्यूटर में रन हो और हमारा कंप्यूटर उस प्रोग्राम द्वारा दिए गए कमांड को रन कर सके, या जो इंस्ट्रक्शन हमने प्रोग्राम के अंदर लिखे हैं वो कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और हर प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है। तो ये सी प्लस हमारी एक लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम लिखते हैं। हमारी सी प्लस लैंग्वेज बिजार ने स्टारस्ट्रिप द्वारा डेवलप की गई थी, जो कि 1980s में उन्होंने बनाई थी। इसको बनाने का मेन पर्पस ये था कि जो एक और पहले से जो मौजूद लैंग्वेज है जो है कि सी लैंग्वेज जो है हमारी लोअर मिड लेवल होती है। इसके अंदर क्लास एंड ऑब्जेक्ट जैसे टॉपिक्स नहीं होते हैं, या ऐसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं जो कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट हैं। तो इन कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सी प्लस प्लस डेवलप की, और सी प्लस प्लस के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से अब हम ओप्स का यूज़ कर सकते हैं सी प्लस के अंदर। जो हमारा सी प्लस होता है वो एक सबसेट है हमारे सी का। ये लैंग्वेज हमारी सी की एक छोटे से भाग से बनाई गई है। ये जो डेवलप की गई है सी के ऊपर ही बेस्ड है मोस्टली। इसके सिंटैक्स, इसकी फंक्शनैलिटी, जो भी सारी डेटा टाइप वगैरह हो गए, उन सबको सी से ही कॉपी किया गया है। बस इसके अंदर एक ओप्स एक्स्ट्रा टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मान लेते हैं भारत में आप किसी से बात करते हैं, तो आप बात करते हैं हिंदी में और हिंदी में, यानी कि आप भी हिंदी बोल रहे हो और वो भी, तो आप एक दूसरे की बात को समझ पा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में जाते हैं, किसी और लैंग्वेज वाली कंट्री में, मान लीजिए आप यहाँ से गए जापान, तो जापान में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जैपनीज़ बोली जाती है और आपको आती है हिंदी। लेकिन आप वो जैपनीज़ लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए या उनसे हेल्प लेने के लिए आप जो यूज़ करेंगे वो करेंगे एक ट्रांसलेटर का। एक ट्रांसलेटर जो सिंपल काम करता है, आपके द्वारा दी गई जो लैंग्वेज होगी वो उसको उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको समझा देगा। आप उस कन्वर्ट की गई लैंग्वेज को उनको दिखाएंगे और वो आपका काम कर देंगे या आपकी हेल्प कर देंगे। इसी तरह हमारा एक कंपाइलर होता है। कंपाइलर एक बीच का मीडियम होता है कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों को बात कराने के लिए। कंपाइलर किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो हम कोड लिखेंगे, कंपाइलर उसको कंपाइल करके उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। आप सोचेंगे कि बाइनरी लैंग्वेज क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। बाइनरी लैंग्वेज जो होती है केवल दो ही कैरेक्टर से मिलके बनती है, एक होता है 0 और एक होता है 1। पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी जो कंप्यूटर में होती है वो केवल बाइनरी के अंदर होती है, 0 एंड 1 के अंदर। तो अब सोचिए, अगर आप 0 और 1 के अंदर कोई कोड लिखने बैठेंगे तो वो कितना लंबा बैठेगा। मान लीजिए ना, छोटा सा कोड लिखना है, आपको एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। उसके लिए अगर आप सी प्लस प्लस का यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल है, 5 लाइन में हो जाएगा। लेकिन अब जब आप उसको बाइनरी में लिखने बैठेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। पहला तो ये कि बहुत लंबा कोड लिखा जाएगा, दूसरा ये कि आप कोड लिखने के बाद उसे समझ ही नहीं पाएंगे। यही होता है बाइनरी के साथ। जो हमारा कंपाइलर होता है वो बहुत इफ़िशियंट होता है। जो प्रोग्रामिंग में कंपाइलिंग होती है वो फास्ट होती है। जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो स्लो होता है, क्योंकि वो कोड को जो होता है वो लाइन बाय लाइन कंपाइल करके रन करता है, इंटरप्रेट करके रन करता है। लेकिन कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक बार में कंपाइल कर देता है और उसको रन कर देता है। सी प्लस हमारी स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। स्टैटिकली टाइप का मतलब क्या होता है कि जो भी हम डाटा वेरिएबल, मतलब जैसे कि डेटा टाइप होता है, उसको डिफ़ाइन करते हैं। हमें पहले तो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। स्टैटिकली टाइप का मतलब ये होता है हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। और दूसरा ये
कि वो जो होता है कंपाइल टाइम समय ही डाटा को मेमोरी एलोकेट होती है। यही होता है हमारा स्टैटिकली टाइप। एक होता है हमारा केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी डेटा डिफाइन करते हैं किसी भी नाम से, केस सेंसिटिव मतलब एक वेरिएबल लिखा है और एक वेरिएबल लिखा है, दोनों सेम ही पढ़े जा रहे हैं लेकिन दोनों दिखने में अलग हैं, और इन दोनों का जो भी वैल्यू होगी कंप्यूटर के अंदर वो भी डिफरेंट होगी। दोनों का मीनिंग भी कंप्यूटर के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि एक के अंदर वी स्मॉल है और एक के अंदर वी कैपिटल है, तो इसलिए दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों कंपाइलर के लिए अलग अलग हैं। इसी का मतलब होता है केस सेंसिटिव। अब आता है हाई लेवल एंड मिड लेवल। जो हमारी सी प्लस होती है वो हाई लेवल और मिड लेवल दोनों ही होती है। वो इसलिए क्योंकि हाई लेवल का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करें, उसको इम्प्लीमेंटेशन हम उसके थ्रू कर सकें, ऐसी लैंग्वेजेस। और मिड लेवल मतलब होता है, मिड लेवल मतलब कि आप लो लेवल पे जाके मेमोरी को एलोकेट करा सकें, मेमोरी को मैनिपुलेशन कर सकें, मेमोरी का जैसे चाहें आप वैसे यूज़ करें। तो ये इन दोनों कॉन्सेप्ट यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और मेमोरी, लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट, इन दोनों को हम सी प्लस की मदद से कर सकते हैं। तो हम सी प्लस को हाई लेवल और मिड लेवल दोनों ही लैंग्वेज कह सकते हैं। सी प्लस प्लस एक जनरल पर्पस भी लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, जो लैंग्वेज है उसका यूज़ मल्टीपल जगह कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए हम सी प्लस का यूज़ कर सकते हैं। यही होता है जनरल पर्पस। अब जैसे कि हमारी एक लैंग्वेज होती है जो कि वेबसाइटों को बनाने के लिए यूज़ की जाती है, वो होती है हमारी HTML। HTML जो होती है वो एक जनरल पर्पस नहीं होती, वो एक खास स्पेसिफिक काम के लिए बनाई जाती है जो कि है खाली वेब डेवलपमेंट। ठीक है, आप क्लियर हुआ। इसके बाद आता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब क्या होता है, देखिए एक्सटेंसिबल का मतलब होता है जैसे कि कोई पुराना कोड जो है रखा हुआ है, मान लीजिए आज से 30 या 40 साल पहले किसी एक रॉकेट का कोड लिखा गया है एक किसी और लैंग्वेज के अंदर। अब वो लैंग्वेज के अंदर उस कोड को लिखा गया है, मान लीजिए 20,000 उसकी लाइन लिखी गई, उस प्रोजेक्ट में कुछ और काम करना है, तो इसके लिए क्या हम उन 20,000 वाले लाइन के कोड को वापस से हम सी प्लस में लिखेंगे, किसी को लेकर हम सी प्लस के अंदर उस पूरे कोड को कॉपी करने के कहेंगे? नहीं, ऐसा करने से हमारे उस कोड की इफ़िशियंसी घट जाती है। हो सकता है उसके अंदर एरर भी बन जाए जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है आगे चल के। तो इसके लिए क्या होता है, सी प्लस में ही सी प्लस जो होता है वो उस कोड को समझने में मतलब उस कोड को समझ सकता है। जो पहले से ही लिखी जा चुकी लैंग्वेज है वो सी प्लस उसको समझ सकता है। इसे ही हम कहते हैं एक्सटेंसिबल। सी प्लस आखिरकार हम सीखे क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैंने आपको बताया ना, सॉफ्टवेयर्स जो हमारा अमेज़ोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, जो ये बड़ी बड़ी सारी की सारी कंपनीज़ हैं, ये सभी सी प्लस का यूज़ करती हैं। क्योंकि सी प्लस प्लस जो होता है, पहला तो फास्ट होती है, दूसरा ये काफ़ी इफ़िशियंटली वर्क करती है क्योंकि ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, बाइनरी कोड में फिर कंप्यूटर से बात करने में ईजी होता है। कंप्यूटर हमारे टास्क को काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है अगर हम उसको बाइनरी में लिख के दें उस टास्क को, तो सी प्लस के अंदर ये ईजी होता है। दूसरा ये कि ये फास्ट होता है, और तीसरा ये कि इसका सिंटेक्स काफ़ी इजी रहता है, तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सीखने में टाइम लगता है। बाकी सी प्लस एक इजी लैंग्वेज है और ये काफ़ी काम की होती है। हम इससे मेमोरी का डायनेमिकली मेमोरी का यूज़ बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट के मामले में सी के बाद सी प्लस प्लस आ जाता है। अब इसका एक छोटा सा टॉपिक है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो हम आगे की वीडियो में सीख लेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बना के रख लेते हैं। इन फ्यूचर में अगर हमें उस कोड का यूज़ करना होता है तो हम सीधा ऑब्जेक्ट वाली क्लास को उठा के यूज़ करते हैं, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। इन फ्यूचर वाली वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। याद रहे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है वीडियो को समझने में किसी भी टॉपिक को लेकर, तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना ताकि मैं इन फ्यूचर उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ। कोई भी साउंड में, क्वालिटी में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे बता देना।
वीडियो में मैंने अच्छी तरह से एनिमेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो आएगी तो आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो ही सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट ज़रूर करना बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो प्लीज़ एक्साइटेड रहना, ट्राई करना कि ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाएं, नहीं तो मुझे कमेंट करना। ओके, गुड बाय।